बच्चों इसके पहले के 4 भागों तक हमारा अध्याय संख्या 4 पूर्ण हो चुका था। वहीं इस भाग में हम अध्ययन करेंगे अध्याय संख्या 4 के जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में। बच्चों एक बार देखें, अध्याय संख्या 4 में हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद में मुगलों के प्रथम शासक अर्थात बाबर के द्वारा भारत में और दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। वहीं बाबर के बाद के शासकों के द्वारा मुगल साम्राज्य की सत्ता का भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर क्या किया जाता है, सत्ता कायम की जाती है। वहीं इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था और इनके अन्य शासकों के साथ संबंधों के बारे में हमने अध्ययन किया। इस भाग में हम देखते हैं बच्चों इस अध्याय के प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, कल्पना शक्ति के विस्तार के लिए ये प्रश्न यहाँ पे जोड़ा गया है। देखें, बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी उम्र के थे, अर्थात 12 से 13 वर्ष की आयु के ये थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है और आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे। इसमें बच्चों कल्पना करनी है कि हमें क्या मिल गया है, अपने पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य मिला है और उस राज्य की समृद्धि के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखें बच्चों, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनुभवी व्यक्तियों से सलाह ली जा सकती है और इसके लिए एक अनुभवी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की क्या बनाई जा सकती है, परिषद बनाई जा सकती है। राज्य में निवास करने वाली जनता की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सलाहकार परिषद अर्थात जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा राजस्व के संग्रह, धन और अन्य संपत्तियों का ईमानदारी के साथ में रखरखाव किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक कल्पना शक्ति के ऊपर ये प्रश्न विकसित किया गया है जिससे क्या हो, कल्पना शक्ति का विस्तार हो। अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 जिसमें मिलान करने हैं। तो सबसे पहले देखें बच्चों मनसब, अर्थात मनसब क्या था बच्चों, एक पद था। मंगोलों की बात करें तो मंगोल क्या है बच्चों, उज़्बेक। सिसोदिया राजपूतों की बात करें तो सिसोदिया राजपूत कहाँ से संबंधित है, राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत है वहाँ के जो राजपूत हैं वो कौन से राजपूत हैं, सिसोदिया राजपूत। राठौड़ राजपूतों की बात करें तो राठौड़ राजपूत बच्चों मारवाड़ रियासत से संबंधित है। नूरजहाँ का संबंध जहांगीर से, वहीं सूबेदार का संबंध गवर्नर से होता था। प्रश्न संख्या 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी क्या थी। तो बच्चों इसके सौतेले भाई की राज्य की राजधानी थी काबुल। दक्कन की 500 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर और अन्य जो 2 हैं वो है बच्चों बीजापुर और गोलकुंडा। ये क्या है, दक्षिण की जो 5 सल्तनत हैं वो है। अगला प्रश्न देखें बच्चों, यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक है तो सवार उसके किसको दिखाता है, अर्थात सवार क्या है बच्चों, उसके जो सैन्य उत्तरदायित्व है उसको दिखाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी विचार को गढ़ने में मदद की जिसके द्वारा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने जो समाज है उन पर राज्य कर सका। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है जो सुलह कुल की नीति है उस नीति को लागू और पालना करने में अबुल फजल के द्वारा किसकी सहायता की जाती है, अकबर की सहायता की जाती है। तो ये थे बच्चों अपने जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो। आगे देखें प्रश्न संख्या 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत। तो मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांतों के अंतर्गत गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल थे। प्रश्न संख्या 4, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध होता था। देखें, मनसबदार में सरकारी पद और उत्तरदायित्व निहित होता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे और ये राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि है वो जागीर कहलाती थी। मनसबदार को अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और वे अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और उन पर प्रशासन अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। यह राजस्व जागीर से उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते और वे स्वयं जो शासक हैं उनकी सेवा में किसी अन्य क्षेत्र पर जो सैनिक अभियान चलाए जाते थे उनमें सेवारत रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5,
मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका होती थी? देखें, वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे क्या कहलाते थे? जमींदार कहलाते थे। प्राय गांवों के मुखिया और स्थानीय सरदारी क्या होते थे? जमींदार होते थे। जमींदारों का मुख्य कार्य होता था किसानों से राजस्व की वसूली करना या राजस्व को प्राप्त करना। वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में क्या करते थे? जमा करते थे। अर्थात शासक और जो किसान वर्ग है उनके बीच का जो मध्यस्थ वर्ग है वो क्या कहला रहा है? जमींदार कहला रहा है। प्रश्न संख्या 6, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? देखिए बच्चों, धार्मिक चर्चाएं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता के ऊपर बल देते हैं वे क्या हैं? कट्टर प्रवृत्ति के हैं। और इन विद्वानों के द्वारा, इनकी शिक्षाओं के द्वारा प्रजा के बीच में क्या होगा? विभाजन होगा और असामंजस्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। इन धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं के अनुभव अकबर की सुलह कुल या फिर सर्वत्र शांति की विचार की ओर अकबर को क्या कर गए? ले गए। अकबर ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन की नीति को क्रियान्वित किया और शासन के इस सिद्धांत को आगे जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। इसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति जैसे स्तंभों पर क्या दिया जाता था? बल दिया जाता था। प्रश्न संख्या 7, मुगलों ने खुद को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? देखिए बच्चों, मुगल खुद को तैमूर के वंशज होने पर क्या है? खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो देखें क्यों। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के जो मंगोल शासक हैं चंगेज खान, इसके उत्तराधिकारी थे। वहीं पिता की ओर से इराक, ईरान और जो तुर्की वाला क्षेत्र है वहां पर शासन करने वाले हैं तैमूर, इनके वंशज थे पिता की ओर से। मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी हुई स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी और ये स्मृतियां मुगलों के प्रतिद्वंदियों अर्थात उज़्बेकों से भी संबंधित थी। इसलिए मुगल जो है खुद को चंगेज खान के उत्तराधिकारी या फिर मंगोल कहलवाना क्या है? पसंद नहीं करते। मुगल तैमूर के वंशज होने पर बल देते हैं और वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व भी अनुभव करते हैं क्योंकि जो तैमूर है उसके द्वारा बच्चों 1398 में दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। इसीलिए क्या है? तैमूर के वंशज होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहां तक जरूरी थी? भू राजस्व से जो प्राप्त आय हो रही है इनको, मुगलों को, उससे इनका साम्राज्य कहां तक स्थायित्व प्राप्त करता था? देखिए, भू राजस्व राज्य की आय का अभी भी क्या है? एक प्रमुख स्रोत था। मनसबदार और अन्य सरकारी पदाधिकारियों, कलाकारों, मजदूरों और राज्य के जो अन्य खर्चों की पूर्ति है वो केवल और केवल किससे होती थी? भू राजस्व के द्वारा ही संभव थी। समस्त प्रशासनिक कार्य भी भू राजस्व के द्वारा ही पूरे किए जाते थे। इसलिए क्या है? भू राजस्व जो मुगल साम्राज्य है उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 9, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मनसबदारों की नियुक्ति में विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति और सामाजिक समूह है उनको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो वो शामिल क्यों किया जा रहा है? देखें, मुगल ये नहीं चाहते थे कि तुरानी और ईरानी साथ में आए और बादशाह के खिलाफ विद्रोह करे। मुगल इस उपमहाद्वीप में योद्धा वर्ग के लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें मनसबदारी व्यवस्था में लाना चाहते थे और इसलिए मुगलों ने तुरानी और ईरानी नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों जैसे राजपूत, सिख, मराठा, अफगान और भारतीय मुसलमान आदि को किस रूप में नियुक्त किया? मनसबदारों के रूप में नियुक्त किया, ताकि जो ईरानी और तुरानी जो लोग हैं वो मुगलों के खिलाफ विद्रोह ना कर सके। विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति से मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में और स्थायित्व प्रदान करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। इसीलिए जो विभिन्न समुदायों के जो शासक हैं उनको मुगलों के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखें, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है।
क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है? तो देखें बच्चों, मुगल साम्राज्य में भी विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयां थी और वर्तमान भारत में भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयां मौजूद है। तो बच्चों ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयां और संगठन भारत के जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसके लिए बाधक या फिर चुनौती है? तो बच्चों ये किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक अच्छा कदम है। क्यों? देखें बच्चों कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है, जिसके अंतर्गत जो सभी नागरिक और सभी सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयां हैं उनको समान अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म और पंथों के अनुयायी भारत को विविधता में एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। हमारा एक संविधान है जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है और वर्तमान में हम क्या है, एक राष्ट्र के रूप में, एक इकाई के रूप में हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और जिसमें क्या है, सभी राज्यों को समान शक्तियाँ, और इसमें भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत क्या होती है और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। भारत में सभी नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म और जाति और वंश के हो, सभी को क्या है, समान अधिकार और समान संरक्षण प्राप्त है। इसलिए यह किसी भी प्रकार की राष्ट्र के लिए क्या है, चुनौती नहीं है। प्रश्न संख्या 11, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। बच्चों हमने अभी भी देखा कि जो कृषक या फिर जो कृषि है उसी के ऊपर पूरा साम्राज्य क्या है, भू राजस्व जो यहाँ से प्राप्त हो रहा है उस पर निर्भर है। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं, अर्थात कृषक? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो इसका देखें बच्चों, कृषकों का तुलनात्मक महत्व की बात करें तो मुगल साम्राज्य में भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः क्या थी, कृषि पर ही निर्भर थी। अर्थात जो मुगलों की अर्थव्यवस्था है उसका एकमात्र स्रोत क्या था, कृषि। परंतु आज हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान तो है, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक स्वरूप और जो सेवा क्षेत्र है उसका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इसलिए कृषि पर निर्भरता वर्तमान में क्या है, कम है। इससे कृषकों का महत्व मुगल साम्राज्य की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। अब बात करें अमीर और गरीब के बीच में अंतर की, तो हमने एक जगह तथ्य देखे थे बच्चों, वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच की आय का अंतर जो मुगल साम्राज्य की तुलना में है वो कहीं अधिक बढ़ गया है। देखें कैसे कि मुगल काल में 5.6% लोगों के पास में कुल संसाधनों का लगभग 61 से 62% भाग होता था। वहीं वर्तमान भारत की बात करें तो केवल 5% व्यक्ति देश के जो 90% संसाधन हैं उनका उपयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अंतर है वो अंतर क्या हो गया बच्चों, और अधिक बढ़ गया है मुगलों की तुलना में। तो इसी के साथ बच्चों ये भाग और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा अध्याय संख्या 5 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।